हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजा ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद, और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज हम देखेंगे ये जो संघवाद टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि भाई जो भारत में संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार के बारे में देख लेते हैं कि भाई संघात्मक सरकार क्या होती है और एकात्मक सरकार क्या होती है। तो भाई होता क्या है कि संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है, कि मतलब संघात्मक में क्या हो कि एक लिखित संविधान होना चाहिए, पर एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान की कोई जरूरत नहीं होती। इनमें लिखित संविधान की जरूरत नहीं होती है। बट वहीं पर हम क्या देखते हैं, संघात्मक सरकार में हमें जरूरत होती है। अब इसके बाद संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति पास का विभाजन होता है। जैसे कि भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा राज्य सरकार है और जो हमारी केंद्र सरकार है, इन दोनों के पास पावर क्या होती है, डिवाइड की जाती है। तो ये क्या हो गई हमारी संघात्मक सरकार। अब वहीं पर हम देखें कि संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार की होती है और वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस। तो मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर जो केंद्र होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वही यहाँ पे जो हेड होती है और वही अपने पूरे देश को चलाती है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, संघात्मक सरकार के बारे में, संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि भाई संघीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले बताया गया है कि ये संघीय व्यवस्था के बारे में सारी चीजें क्या है, ये संघीय व्यवस्था के बारे में बताई गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है, कि मतलब कि दो से अधिक स्तर वाली होगी। और अगले में सेकंड जो पॉइंट है, इसमें बोला गया अलग अलग स्तर की सरकारें एक नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने व कर वसूलने व प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हम दिल्ली की बात कर लें, हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में हमारी किसकी सरकार है, केजरीवाल भैया की, ठीक है, केजू भैया की। तो भाई ये क्या करते हैं यहाँ पर कि इनका जो कानून बनाना है, कर वसूलना, टैक्स सबसे लेना और प्रशासन का उनका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब कि टैक्स भी कौन लेगा, अपने तरीके से लेंगे, केजरीवाल साहब। फिर इसके बाद जो भी प्रशासन की चीजें होंगी वो कौन देखेगा, हमारे केजरीवाल साहब। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार की, तो यहाँ पे भी यहाँ की जो सरकार होती है वो क्या करती है, अपने निर्णय खुद लेती है और अपने अधिकार क्षेत्र को देखती है। थर्ड जो पॉइंट है, इसमें बताया विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। मतलब कि क्या होता है, जैसे राज्य सरकार है और जो हमारी केंद्र सरकार है, इन दोनों के जो कार्य होंगे वो हमारे किसमें वर्णित होते हैं, संविधान में बताए गए हैं। और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। कि मतलब कि क्या करता है संविधान, कि भाई वो सभी चीजों की गारंटी हमें और सुरक्षा देता है। कि जैसे कि हमें नागरिक अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है, नागरिक अधिकार दिया है, तो इसकी जो गारंटी है कौन लेता है, हमारा संविधान लेता है, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया है कि भाई संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब कि जैसे कि हमारे पास दो गवर्नमेंट्स है, तो ये दोनों ही मिलकर क्या करेंगी, संविधान में चेंज कर सकती है, नहीं तो उसे बदला व चेंज किया नहीं जा सकता है। ऐसे बदलाव में दोनों स्तर की सरकार की सहमति ही हो सकती है। मतलब कि क्या होगा, अगर कोई बदलाव हमें चाहिए तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही सहमति चाहिए होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार होता है। कि मतलब कि जो हमारा संविधान है, इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो अदालत है ये क्या करता है, संविधान की व्याख्या करती है और जो विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकारों की भी व्याख्या करती है, जिससे कि लोग उन सरकारों की जो अधिकार क्षेत्र है उसे जान सके। और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकार के विवाद की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। मतलब कि माना जाता है कि जैसे कि दो हमारी राज्य सरकार है, मान लीजिए कि जो हमारा हरियाणा है,
क्या है, जो हमारा हरियाणा है और पंजाब है, हरियाणा और पंजाब के बीच में किसी चीज को लेके क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या करेगा, इसका जो लास्ट डिसीजन होगा, जो इसका फैसला है, वो क्या माना जाता है, निर्णायक माना जाता है, और इसके बाद इस फैसले का विरोध कोई नहीं कर सकता है। तो भाई ये हमारी किसमें होती है, संघीय व्यवस्था में होती है, जिसे हम संघवाद के नाम से भी जानते हैं। तो भाई यहाँ पे बताया गया वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत के निर्धारण किए गए हैं। मतलब कि जो वित्तीय स्वायत्ता होती है, इसके लिए क्या किया गया, जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती है, उन्हें राजस्व के अलग अलग स्रोत प्रदान किए गए। जैसे कि हम बात करें कि केंद्र के पास अलग सोर्स है जिससे कि वो टैक्स ले सकता है, राज्य के पास अलग सोर्स है जिससे कि वो क्या ले सकता है, टैक्स ले सकता है। तो बच्चों जो अब तक आपको समझाया है, ये हमारी संघीय व्यवस्था व संघवाद की विशेषताओं में से एक है, जो कि जो संघीय व्यवस्था है ये पूरे काम करती है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बताया है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या है, तो भाई यहाँ पर बताया गया है, जो फर्स्ट है वो केंद्र सरकार है, दूसरा हमारा जो सेकंड है ये हमारा क्या है, राज्य सरकार है, और थर्ड क्या है, स्थानीय शासन। तो पहले हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है स्थानीय शासन, ये कैसे आया है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो भाई यहाँ पर हम कुछ सूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूची, कैसी सूची, ये हमारे दुकान पे जाने वाली कोई सामान की सूची नहीं, ये हमारे है अधिकार क्षेत्र की सूची। किसके, संघ, संघ मतलब यहाँ पे हम केंद्र को दिखाते हैं। तो भाई केंद्र सूची में क्या दिखा है, तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय, पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है कि भाई क्या चाहिए, अगर हमें विदेशी मामलों को अच्छा करना है तो हमें क्या एक ही सरकार की सुननी है। तो भाई यहाँ पर जो केंद्र में सरकार होती है वही इन सभी विषयों को देखती है। तो इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने के अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार वो ही है। मतलब कि मान लीजिए कि जो विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार है और मुद्रा, मनी से रिलेटेड जितनी भी, करेंसी से रिलेटेड जितने भी विषय है, ये जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई है, इन टॉपिक्स को समझाया गया है कि भाई ऐसे विषय किसमें आते हैं, केंद्र सूची में आते हैं, संघ सूची में आते हैं, जिसपे फैसला किसका होगा, बस संघ सूची का या केंद्र सरकार का हम मान सकते हैं, बस केंद्र सरकार का ही होता है। तो बच्चों जो सेकंड सूची दे रखी है वो है हमारी राज्य सूची। हम अब पढ़ते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय व स्थानीय और महत्व के विषय हैं। मतलब कि स्थानीय महत्व के विषय हैं। और राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में कौन फैसला ले सकता है, सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ये जितने भी मामले हैं, ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, वो क्या है जिसपे कि कौन काम कर सकता है, बस हमारी राज्य सरकार ही काम कर सकती है। अब थर्ड आता है हमारा समवर्ती सूची। तो ये अलग है, हमने तो ऐसे कोई गवर्नमेंट का नाम भी नहीं सुना। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि भाई यहाँ पर संघ को मिला के, केंद्र को मिला के और राज्य को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक सूची बनाई गई है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई समवर्ती सूची में क्या होता है। तो बेसिकली इसमें हम देखें तो भाई यहाँ पर जो राज्य सरकार होती है और जो हमारी केंद्र सरकार होगी, ये दोनों ही मिलकर क्या करती है, अपने काम करती है और इन विषयों पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो भाई समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वह विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी, ये भी अपना मत देगी, और जो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, जो केंद्र है वो भी अपना मत देगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बनेंगे, कानून बनेंगे। तो बच्चों आपको अब तक समझ आ गया होगा कि समवर्ती सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और संघ सूची क्या है। तो अगर अब तक आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा ही ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आपको इसमें पता चल गया होगा कि संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं और समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे भाषाई राज्य के बारे में। भाषाई राज्य क्या है, तो पढ़ लेते हैं एक बार हम कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा थी। मतलब कि ये बहुत ही कठिन
परिस्थिति थी जब हमने भाषाई राज्यों की एक नींव रखी। मतलब कि इसमें हुआ क्या कि भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। 1947 के बाद भारत में क्या आ गया था, लोकतंत्र आ गया था। तो उस वक्त से लेके 2019 या 2022 तक, आज तक की बात करें तो भाई अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में बदलाव को देखेंगे कि हर एक मतलब कि क्या होता है कि एक बार अगर आप देखते हैं तो आप आश्चर्यजनक, आप चौंक जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। किस चीज को देख के, मानचित्र को देख के, मानचित्र भारत का मैप देख के कि भाई जो 1947 का मैप है उससे बहुत ज्यादा अलग क्या है, प्रेजेंट का मैप है, 2022 का मैप है। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं और कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए हैं। तो भाई हुआ क्या कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या किया गया था, नए नए राज्यों का निर्माण किया गया और जो पुराने राज्य हैं वो हमारे मैप से गायब हो गए। अब यहाँ पे बोला गया कि नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली गई। मतलब क्या किया गया, 1950 में बहुत सारे जो भारत की सीमाएं थी ना वो बदल दी गई। आपको पता होगा कि भाई भारत का क्या हो गया था, बंटवारा हुआ था और इससे हमारा जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है ये हमसे अलग हो गया। तो भाई अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ राज्यों की भी मांग बढ़ने लगी। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी भी भाषा के आधार पे क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। पर उस वक्त इन मांगों को ठुकरा दिया गया था, पर धीरे धीरे क्या इन्हें प्रक्रिया में लाया गया। तो ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। मतलब कि जैसे कि भोजपुरी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं, तो मराठी के लिए कौन सा एक जगह है आपको पता होगा, महाराष्ट्र है। ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र है। और भोजपुरी अगर हम बोले तो बिहारी लैंग्वेज हम नॉर्मली बोल लेते हैं, पर हम बिहारी नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं भोजपुरी। जो भोजपुरी लैंग्वेज वाले लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, मेनली आप देखेंगे तो नाम आएगा, एक ही आम नाम आता है हमारे सामने, बिहार, जहां पर ये लोग रहते हैं। अब तमिल की बात करें, जहां तमिल रहते हैं तो ये साउथ का पार्ट बनता है। साउथ इंडिया के एरिया में तमिल कन्नड़ी लोग रहते हैं जो कन्नड़ भाषा को बोलते हैं और तमिल भाषा को बोलते हैं। तो इस आधार पे क्या किया गया था कि भाई लोग अपने राज्य में जहां पर उनकी भाषा बोली जाए वहां पर आके रह सके। तो भाई इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं के विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उनके आदर देने के लिए भी किया गया। मतलब कि बोला गया कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पे ना करते हुए हम देखेंगे कि भाई लोगों की संस्कृति के बारे में, किसके बारे में, संस्कृति के बारे में, कि भाई वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का भूगोल कैसा है, जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम क्या है, वहाँ के जो लोग हैं कौन सी कास्ट से हैं, कैसे हैं। तो उनके आधार पर राज्यों को बांट दिया गया। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, नागालैंड को बांटा गया था, उत्तराखंड, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है, जैसे राज्य भी इसमें शामिल है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था क्या हो जाएगा, हमारा देश टूट जाएगा, और केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्य का पूर्ण गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावर राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हो गया। क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया और बहुत ही मजबूत हो गया। और इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं सुविधाजनक हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जब राज्यों को बनाया गया तो वहां की जो सरकार, जो वहां की क्या थी, वहां की जो सरकार थी वो क्या होगी, और शक्तिशाली हो गई और वहां के लोगों ने एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा नीति। मतलब ये यहाँ पे भाषा की नीति क्या है, भाषा की नीति क्या होती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा हिंदी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे और थोड़ा इंग्लिश के बारे में, जो आप लोग अभी पढ़ते हैं समझते हैं, तो इस लैंग्वेज के बारे में, इन भाषा के बारे में समझेंगे। तो भाई भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई कि भाई जो दूसरी एक हमारे पास जो एक पॉलिसी आई, एक जो नीति आई, वो भाषा की नीति थी, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल थी, हमारी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल थी। भाई कैसे लागू किया जाए, क्या किया जाए। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारा जो संविधान है इसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा होने का,
राष्ट्रीय भाषा होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय राज्य भाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, मतलब कि जो 40% लोग हैं इन्हीं की मातृभाषा क्या है, हिंदी भाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए और संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। और केंद्र सरकार के किसी भी पद पर उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा पर परीक्षा दे सकता है। मतलब क्या कि हिंदी लैंग्वेज को लेके 22 लैंग्वेज को क्या रखा गया, हमारे संविधान में लिखा गया है। और बच्चे चाहे तो, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो चाहे तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वो अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये उस समय ये प्रावधान किया गया था। और इसके बाद ये बोला जाता है कि भाई राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। जैसे कि श्रीलंका में होता, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि श्रीलंका में भाषा को लेकर क्या हो गया था, किनके बीच में, तमिल्स के बीच में और जो वहाँ के सनैली लोग थे उनके बीच में हुआ था। तो भाई यहाँ के जो हमारे भारत के जो नेता थे वो बहुत ही बारीकी से इन सभी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हिंदी लैंग्वेज है इसे हम, इसका उपयोग हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और ये काम बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए। तो क्या बोला गया कि भाई 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो राष्ट्रीय भाषा को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कि मुश्किलें आने लगी। तो भाई हमारे संविधान सभा में जितने लोग थे उन्होंने 1965 तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी कर दी थी, अंग्रेजी कर दी थी, और उसके बाद उसे बंद करने का प्रावधान दिया गया था। पर आज भी देखे तो आज भी इंग्लिश लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं। पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे और तमिलनाडु में तो इस मांग को उग्र रूप दे दिया। मतलब कि यहाँ पे क्या किया, तमिलनाडु ने इसका उग्र रूप ले लिया और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति दी और इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना है कि समाधान से अंग्रेज भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। मतलब कि क्या यहाँ पे बात की गई है कि भाई जो अंग्रेजी भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रेडिंग है, जो हमारा व्यापार है, इससे भी फायदा पहुंचेगा। तो भाई हमें इसका यूज करना चाहिए। तो फिर इसके बाद राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदू थोप दे जहां पर कोई और भाषा बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे पूरा चीज समझिए, पूरा टॉपिक समझिए कि भाई हम हिंदी लैंग्वेज को लेके क्या करते हैं, एक डिबेट की बात हुई है। कहाँ पे, संविधान सभा में। क्या चीज हुई है तो हम वो देखते हैं कि देखो यहाँ पे बोला गया है जो संविधान सभा है, हमें संविधान सभा थी, यहाँ पे क्या हुआ, हिंदी लैंग्वेज राष्ट्रीय भाषा को लेके क्या एक विवाद हुआ कि हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा को हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। पर उस समय भारत में कितनी संख्या थी, 40% लोग हिंदी बोलते थे। और उस समय क्या किया गया, अपने देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए इन्होंने किसी को भी राष्ट्रभाषा की उपाधि नहीं दी। इन्होंने बोला कि भाई जो सा भी आपका एरिया, जैसे कि तमिलनाडु है तो वहां पे जो लैंग्वेज का यूज होता है आप उसमें कीजिए। और इन्होंने क्या किया, लड़ाई ना हो इसलिए 1965 तक इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा। पर जब 1965 के बाद तमिलनाडु ने इसका क्या किया, विरोध किया कि भाई अब क्या होना चाहिए कि 1965 में बंद करना है। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो हमें क्या इसका ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में और जो हमें औपचारिक भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए और हम इससे क्या कर सकते हैं, व्यापार आसानी से दूसरे देशों से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभर के आ चुकी है, जिससे कि हम व्यापार भी करते हैं दूसरे देशों के साथ। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्थानीय शासन। स्थानीय शासन डिसेंट्रलाइजेशन, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली व प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकाय को चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। मतलब क्या समझ लीजिए आप क्या बोला गया,
यहाँ पर एक गवर्नमेंट की बात हो रही है, कौन सी, लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट में ये कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट हुए कब, 1992 में। इसमें कौन से 73 और 74 अमेंडमेंट हुए, जिसमें कि एक में हमारे पंचायत के बारे में बताया गया था और दूसरे में नगर पालिका के बारे में, जैसे कि आप देखते होंगे नगर पालिका के बारे में बताया जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश में जो निचले तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनका भी विकास कर सकते हैं। कि पहले क्या था कि 1992 से पहले क्या था कि जो स्थानीय शासन के लोग हैं वो हमारे लोकतंत्र से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, पर जब यहाँ पे कुछ संशोधन किए गए तो लोग भी हमसे जुड़ना, लोकतंत्र से जुड़ना शुरू हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इन्होंने क्या क्या संशोधन किए। तो इन्होंने पहला क्या है, निर्वाचित सर्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए सीटों को आरक्षित किया जाएगा। मतलब कि जो हमारी पंचायत होगी इसमें SC ST और OBC जो लोग हैं इनके लिए सीट रिजर्व की जाएगी। ओके, अच्छा है, जिससे कि जो दलित लोग हैं वो भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। और कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। कितना, 1/3 जो पार्ट होगा, जो सीट्स होंगी वो किसके लिए, जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए सुरक्षित की जाएगी। और हर जो थर्ड है इसमें बताया गया कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा। मतलब कि क्या, एक संस्था है ये जिसका गठन किया जाएगा, जिससे कि यह अपने क्षेत्र में क्या करवाएगी, चुनाव करवा सकती है। तो ये तीनों चेंज किए गए थे। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ चेंज है वो क्या है कि भाई क्या किया जाएगा कि हर राज्य में पंचायत, सॉरी ये रिपीट हो गया। तो फोर्थ है, राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय सर्ववासी निकाय को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग है। तो बच्चों इसे अब समझते हैं एक अलग तरीके से। देखिए जहां पर यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2 क्षेत्र दे रखे हैं आपको, 2 क्षेत्र देखें। अब देखिए पहले होता क्या था, 1992 से पहले क्या होता था, तो पहले क्या होता था, जो गांव में जो बुजुर्ग लोग होते थे उनका चुनाव करके उन्हें क्या बनाया जाता था, सरपंच बनाया जाता था। और उनके साथ 4 सदस्य होते थे जिसे हम पंच के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करते थे, ये अपने समझदारी से क्या करते थे, किसी भी कार्य को करते थे। ठीक है बच्चों। तो पर इसके बाद क्या हुआ, 1992 के आने के बाद तो यहाँ पर सबको आरक्षण मिल गया। क्या मिल गया, आरक्षण मिल जाता है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण मिल गया। महिलाओं को कितना आरक्षण मिला था पता है आपको, हाँ, तो 1/3 यहाँ पर उन्हें आरक्षण मिला। साथ ही जो SC ST और OBC जो दलित जाति लोग हैं इन्हें भी क्या दिया गया, इन्हें भी आरक्षण प्रदान किया गया था कि भाई ये भी अपना विकास कर सकते हैं। और 1992 में ये जो संशोधन किया गया था वो इसलिए किया गया था, मेनली उसका रीजन ये था कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पूरी तरह से हमारे भारत के लोकतंत्र से नहीं जुड़ पाते, तो इसलिए ये संशोधन किया गया था। तो स्थानीय शासन में हमने त्रिस्तरीय बनावट देख ली। फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पर, जिला पंचायत, सेकंड क्या है यहाँ पर, ग्राम पंचायत, और थर्ड क्या है, ब्लॉक। तो देखते हैं इनके क्या क्या काम होते हैं। और देखिए पहले किस तरह से यहाँ पर पंचायतें बैठी जाती थी और यहाँ पर गांव के सभी सदस्य, सभी लोग शामिल हो जाते थे और सारे पंच व सरपंच भी यहाँ पर उपस्थित होते थे। तो भाई यहाँ पे जो बोला गया है कि जो जिला पंचायत है ये एक बहुत सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र है और जिसके दायरे में सारे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है जिसके अंडर सारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांव में होती है। मतलब कि मान लीजिए कि एक गांव है और या एक से अधिक गांव में ही ग्राम पंचायत हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है गांव में जितने भी मुकदमे होते हैं तथा जितने भी परेशानी होती है, समस्या होती है, उनका समाधान करते हैं और ये एक या एक से अधिक गांव में कर सकते हैं बस। और जो ब्लॉक है, ये प्रखंड है या तालुका के नाम से जाने, तो ये जो प्रदेश में बहुत छोटे होते हैं और जहां तालुका नहीं होती इसे जिला पंचायत देखती है। मतलब देखिए ये कहाँ पे होती है, एक छोटे से एरिया में होती है, एक बहुत छोटे एरिया में होती है और यहाँ पर जितनी भी समस्या होती है उन सभी को ये देखती है। साथ ही में अगर किसी जगह पे ये तालुका नहीं है, अगर तालुका यहाँ पर
नहीं है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी जिला पंचायत है वो इसे देखती है। यहाँ की सारी समस्या को कौन देखेगा, हमारी जिला पंचायत देखती है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि भाई इसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसके दायरे सारे ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं। अब इसके बाद हमने देखा ग्रामीण जीवन के बारे में, ग्रामीण स्थानीय निकाय के बारे में। अब देखते हैं शहरी स्थानीय निकाय के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास एक नगर पालिका नाम की एक डिपार्टमेंट है, एक हमारा मान लीजिए कि एक ऐसी संस्था है जो कि शहरी क्षेत्र में क्या करती है, डेवलपमेंट, विकास करती है और वहां की सारी समस्याओं को देखती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इसी तरह से जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में, इसी तरह से शहरी क्षेत्र में भी स्थानीय सर्ववासी निकाय है और शहरों में नगर पालिका का गठन किया जाता है और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन होता है। तो भाई इसी तरह से शहरी क्षेत्र में स्थानीय सर्ववासी निकाय होती हैं और इनके सदस्य वार्ड काउंसिलर लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जो वार्ड होता है उसके लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और फिर ये सदस्य जो जो चुने जाने वाले लोग हैं, ये सदस्य क्या करते हैं, अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं और इसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसे हम क्या कहते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो नगर पालिका है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप बारिश हुई किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा और वहां पे सीवर लाइन भर गई, सीवर भर जाते हैं या कोई अन्य कूड़ा ज्यादा हो गया, तो ये नगर पालिका क्या उसे साफ करवाती है और सारी समस्याओं का समाधान निकालती है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है।